हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता फ्रॉम रेजोनेंस। अब आज मैं अभी जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है उसको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है और इनकी प्रैक्टिस से आपको बहुत बेनिफिट होगा। जिनका भी टेस्ट नहीं हुआ है वह इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 5 पेपर्स को मैंने अटेम्प्ट किया है और उसमें मैंने देखा है कई सारे कंसेप्ट जो है रिपीट हो रहे हैं। सरफेस टेंशन वगैरह टॉपिक का अच्छा खासा वेटेज है, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन कॉमनली आ रहे हैं, यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन कॉमनली यूज हो रहे हैं। तो यह टॉपिक्स पर आप एक बार फोकस कर सकते हो और पेपर सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं। तो हम उसी तरह से ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन का बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेसिकली क्या है, एक बड़ी ड्रॉप जो है छोटी छोटी n नंबर ऑफ ड्रॉप्स में ब्रेक की। तो दो हमारे केसेस हैं, जब हम बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें सरफेस एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ने के लिए जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क का एक्सप्रेशन सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। और चेंज इन एरिया क्या होगा? अब देखिए बेसिकली सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया, स्पीयर का एरिया 4πr² होता है, तो बड़ी ड्रॉप का एरिया ये होगा, छोटी ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर कंसीडर की। ऐसी n आइडेंटिकल ड्रॉप्स है। अब हम वॉल्यूम कंजर्वेशन से स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर सब्स्टिट्यूट देखेंगे कि वर्क किसके प्रोपोर्शनल आएगा। सरफेस टेंशन दोनों केस में कॉमन होगा। देखो पहले केस में हमने एक छोटी बड़ी ड्रॉप को 27 ड्रॉप्स में ब्रेक किया है और सेकंड केस में हमने 27 की जगह 64 ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया है। तो हमें वर्क में रिलेशन बताना है क्या होगा। तो वर्क किसके प्रोपोर्शनल है? सरफेस टेंशन कॉमन है, कैपिटल आर कॉमन है, केवल स्मॉल एन की वैल्यू बदल रही है। तो स्मॉल एन क्या आ जाएगा? इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू यहां रखूंगा तो -2/3, इसमें एक पावर ऐड करेंगे तो आर की एन की पावर 1/3 -1। अब इससे हम आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? एन। बस इसको सॉल्व करके हम W2 वर्क निकाल लेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनिशियल वर्क हमारा हमें दे रखा था कितना? 10 जूल। तो मैंने यहाँ 10 जूल लिखा है ये, और इसको सॉल्व करके हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को अटेंड करने की। अब देखो सैटेलाइट का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि पहले सैटेलाइट, दो अलग अलग सैटेलाइट को हमें डिस्कस करना है, अलग अलग ऑर्बिटल रेडियस दे रखी है। अब ऑर्बिटल रेडियस पहले सैटेलाइट की हमारे पास r है और दूसरे की ऑर्बिटल रेडियस 1.03 टाइम्स r है। तो यहाँ रेडियस को हमने 3% से इंक्रीज किया है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस इस 3% दे रखा है। परसेंटेज इन रेडियस इंक्रीज इन 3%। अब टाइम पीरियड क्या होता है? सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑर्बिटल रेडियस की 3/2 पावर के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो ये एरर वाले कंसेप्ट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज चेंज स्मॉल होता है तो एरर वाले मेथड से। एरर वाला मेथड क्या होता है? यहाँ टी की 1 पावर है तो आगे आएगी इंटू परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यहाँ स्मॉल आर की पावर 3/2 है तो ये आगे आ गई इंटू परसेंटेज चेंज इन आर। अब आर में परसेंटेज चेंज 3% दे रखा है तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो ये अपना आंसर 4.5%। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार इस तरह से आया है एरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर पे बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले पर कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, ट्राई करें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसके बराबर। और प्लेट का रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी, उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू उसकी विड्थ।
तो एरिया की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब इनिशियल में हमें लेंथ, ब्रेड्थ और डिस्टेंस ये दे रखी है, और देखो चार ऑप्शन में जो यूनिट है ना इनकी सेम है, तो यूनिट पर हम फोकस करने की जरूरत नहीं है, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पर फोकस करते हैं हम। अभी इसका कैपेसिटेंस इससे निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका कैपेसिटेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। अब हमें पूछा है इन चार में से कौन से ऑप्शन में इसका कैपेसिटेंस पहले वाले कैपेसिटेंस का 10 टाइम्स होगा। तो हम एक एक ऑप्शन की वैल्यू रखकर देख लेते हैं, जिसमें कैपेसिटेंस इसका 10 टाइम्स आएगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो जैसे मैं पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, तो पहले ऑप्शन में कैपेसिटेंस लेंथ कितनी है 50, ब्रेड्थ है 30, एप्सिलॉन नॉट और डी है 10। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले से ये 10 टाइम्स आ रहा है, तो ये आंसर करेक्ट है, तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल चॉइस है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम आंसर आसान, तो बहुत सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला जो अपना हर क्वेश्चन में काम आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज 9 ओम, इट इज बैंड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है, तो टोटल इसका 9 ओम रेजिस्टेंस है, तो किसी एक साइड का रेजिस्टेंस 3 ओम होगा, 9/3। तो ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसे कनेक्टेड हैं। अब मुझे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कोई भी दो वर्टेक्स के बीच, तो हम ये कंसेप्ट जानते हैं, जिन दो के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है उनके बीच हम एक इमेजिनरी बैटरी जुड़ी हुई मानते हैं, तो ये एक इमेजिनरी बैटरी हमने जुड़ी हुई कंसीडर की। अब यहां से बैटरी से करंट पास होगा, तो यहां से करंट आई पास हुआ, इस पॉइंट पर आकर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ना। सपोज करते हैं इधर I1 करंट गया, इधर I2 करंट गया। अब ये देख सकते हैं I1 करंट यहां वाला सारा इसमें भी जाएगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में हो गए, और सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 + 3 6 हो गया, और वो 6 इस 3 के साथ पैरेलल में है, तो हमारा इक्विवेलेंट का आंसर क्या होगा, थ्री एंड 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट हमें निकालना है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, ये अपना आंसर, तो 2 ओम आंसर आ जाएगा इसका। ये सिंपल सा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से करंट इलेक्ट्रिसिटी में इससे सिंपल कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको ट्राई करो, एक सॉलिड सिलेंडर इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोलिंग कर रहा है और हमें उसका एक्सेलेरेशन निकालना है। तो रोटेशन मोशन का इक्वेशन है, और प्योर रोलिंग में एक्सेलेरेशन का हमारे पास फॉर्मूला है ही सही, ये इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोलिंग में एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है। हम सिंपल न्यूटन्स लॉ की एक इक्वेशन लगाएंगे, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक टॉर्क वाली इक्वेशन लगाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। ये कई बार IIT में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन फॉर प्योर रोलिंग। अब इसमें थीटा मुझे 45 डिग्री दे ही रखा है, और सॉलिड सिलेंडर नाम लिखा है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट, यहाँ k का मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन है, और सॉलिड सिलेंडर के लिए k² / r² 1/2 होता है। सॉलिड सिलेंडर के लिए k² / r² 1/2, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ½ mr²। अब ये k² / r² की वैल्यू रख दी, थीटा यहाँ 45 रख दिया। अब इसको रखकर सॉल्व कर लेंगे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और इसकी जगह 1/2 + 1 3/2 आएगा ना। अब इस आंसर को चेक कर लो, तो यह आंसर अपना थर्ड आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन है, हमें करंट का एक्सप्रेशन दे रखा है और इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है। अब देखो यहां पर अगर हम, ये पहला करंट है हमारे पास और ये दूसरा करंट, ये साइन में दे रखा है, ये कॉस में दे रखा है, तो इनके बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। क्या है फेज डिफरेंस? 90 डिग्री का।
अब पहले करंट का एम्पलीट्यूड हमें IA दे रखा है, दूसरे का एम्पलीट्यूड IB दे रखा है, तो हम रिजल्टेंट जो करंट होगा ना उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है। अब फाई 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरी वैल्यू टर्म जीरो हो गई ना। तो हमारे पास आंसर क्या आया, IA का स्क्वायर प्लस IB का स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आया जिसको हम पीक करंट या करंट एम्पलीट्यूड कहते हैं रिजल्टेंट का। अब हमें इस रिजल्टेंट करंट की पीक वैल्यू आ गई है और हमें इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए इसको √2 से डिवाइड करेंगे। ये I0 है एक तरह से, हम जनरली मैक्सिमम करंट या करंट एम्पलीट्यूड को I0 के सिंबल से बताते हैं। अब I0 हमारे पास ये है और मुझे कैलकुलेट करना है आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पीक करंट डिवाइडेड बाई √2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और यह आंसर हमें 4th ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये फोर्स दे रखा है, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। फोर्स यहां पर वेरिएबल है और वर्क निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो क्या फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, वर्क बराबर, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। अब इसमें वर्क तो हमें 5 जूल दे रखा है, रख दिया। एफ की वैल्यू ये दे रखी है अल्फा प्लस यह। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बस, तो क्या आ जाएगा, अब इसमें जो जो वैल्यूज दे रखी है रखकर सोल्व कर लें। एक्स की वैल्यू अपन को 1 दे रखी ना, तो यहां एक्स की जगह 1 रखेंगे। अल्फा की वैल्यू भी 1 दे रखी है। बीटा हमें कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब इसको सोल्व कर लो तो बस अपना आंसर आ रहा है 12, बीटा बराबर 12, ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये स्क्वायर लूप हमें दे रखा है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सेंटर पर, इस स्क्वायर के सेंटर पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है क्या होगा। तो देखो इसको मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और किसी एक सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालकर उसका 4 टाइम कर देंगे। तो ये हमारे पास फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला होता है। अब स्क्वायर के लिए अल्फा बीटा तो 45 डिग्री आ गए और डी जो है साइड का 1/2 आ जाएगा ना। जो लेंथ होगी मिनिमम डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस d/2, मतलब जो स्क्वायर की लेंथ है उसका हाफ होगी। अब ये दोनों वैल्यूज यहां रखकर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे निकालेंगे तो कितना आएगा, μ0I डिवाइडेड बाई पाई L इंटू 2√2। और मैं तो ये कहता हूं इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की कैलकुलेशन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, बस इसमें वैल्यू रख दो। करंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, लेंथ दे रखी है स्क्वायर की, रखकर सोल्व कर लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका। अब इसमें है ना, इसकी कैलकुलेशन में हमें वैल्यूज भी दे रखी थी और आंसर एट द सेंटर माइक्रो टेस्ला में निकालना है, राइट। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो मैंने μ0 की वैल्यू भी लिख दी। μ0 की वैल्यू जानते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैक्यूम की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और बाकी सब वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, पाई से पाई, और ये √2 ऊपर जाके 2 बनेगा 4 और 5, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 4 80 के इक्वल आया आंसर। 80 इंटू 10⁻⁻7 और इसको हम लिख सकते हैं 8
इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये हमारे पास आंसर होगा, और हमें माइक्रो टेस्ला में निकालना है, तो हमारा आंसर 8 हो गया। तो ये हमारा 8 आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो सिंपल सा हमें, वैसे तो ये डायरेक्ट मैं ये एडवाइस करता हूं कि ये फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। बस इसमें वैल्यू रखकर हमें आंसर निकालना था इस क्वेश्चन का। 10th क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के बाद आरबीडी का ही क्वेश्चन अपन इसको कहेंगे। मेनली एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर, और क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा अगर किसके रेस्पेक्ट में, तो हम मान के चलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो देखिए, अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ के रेस्पेक्ट में निकालना है, कितना होगा। तो पॉइंट ऑफ इस हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इधर होगी ना, और वेलोसिटी कितनी होगी, v नॉट कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर हम एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होता है, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। v परपेंडिकुलर का r परपेंडिकुलर का मतलब होता है लाइन ऑफ मोशन की मिनिमम डिस्टेंस। तो लाइन ऑफ मोशन हमारी ये है, लाइन ऑफ मोशन ये है। अब इसकी मिनिमम डिस्टेंस तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी। तो यहां r परपेंडिकुलर की जगह मैक्सिमम हाइट हमें रखना है, और वेलोसिटी की जगह v नॉट कॉस थीटा। तो अब आंसर क्या आएगा, इंटू मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट का आप फॉर्मूला जानते ही हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है ना। तो अब उसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यहां रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। थीटा मुझे 45 डिग्री दे रखा है, थीटा मुझे क्वेश्चन में 45 डिग्री दे रखा है। तो अब देखो कैलकुलेशन में कर रहा हूं, ये अपनी कैलकुलेशन हो गई। तो अगर अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखें तो नीचे आ रहा है 4√2, तो 4√2 वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। और ऊपर यहां v नॉट है और v नॉट की पावर 3, तो v नॉट की पावर 3, तो अपना सेकंड आंसर सही चला गया इसका। ये अपना सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब देखो ये मॉडर्न फिजिक्स पर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, ट्रांजिशन के कंसेप्ट पर। और क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ए से सी तक। तो देखो जो भी ट्रांजिशन करता है तो हायर से लोअर में आता है, तो जितना एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट करता है। तो इसका मतलब ए की और सी की एनर्जी का डिफरेंस बराबर होगा एस सी अपॉन लैम्डा। और लैम्डा कितनी निकली है, 2000 वेवलेंथ का निकला है फोटोन। ये एक इक्वेशन बन गई। और इसी तरह से बी से सी ट्रांजिशन में वेवलेंथ 6000 है, तो बी और सी की एनर्जी का डिफरेंस ये हमें दे रखा है, और मुझे निकालना है ए से बी में ट्रांजिशन में। तो ए की एनर्जी अब इस क्वेश्चन में मुझे ये लैम्डा निकालना है। ये दो इक्वेशंस हमें दे रखी है लैम्डा निकालने के लिए। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें, अगर फर्स्ट और सेकंड को आपस में माइनस कर दूं तो इसी से इसी कट जाएगा। तो हम यही कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो क्या आएगा, ये आ गया, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करूंगा। और ये राइट लेफ्ट हैंड साइड ई ए माइनस ई बी, और ये इसके बराबर है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर दें। अब थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ कहता हूं, और थर्ड और फोर्थ को आपस में इक्वल कर देता हूं मैं इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो थर्ड और फोर्थ को इक्वल करूंगा तो एस सी जब सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, और एक्सप्रेशन हमारा पास ये बच जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन
2000 माइनस 6000। अब इसको सॉल्व करके लैम्डा आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे एलसीएम लूंगा 6000, अब यहां 3 माइनस 1 बचेगा और इसका रेसिप्रोकल हमारा आंसर है, ये तो 1 अपॉन लैम्डा आया, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 2, तो 3000 अपना आंसर, तो 3000 सेकेंड ऑप्शन में है। तो इस तरह से हम इनके सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट स्लॉट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।